नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 अध्याय 1 भारतीय संविधान के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न में पहला है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारा उत्तर है, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है जो इन समाजों के भीतर निर्णय लेने को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, यह ऐसे नियम निर्धारित करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाव करते हैं। तीसरा, यह सुनिश्चित करता है कि एक प्रमुख समूह अन्य कम शक्तिशाली लोगों या समूहों के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के शब्दों को देखें। पहला कॉलम 1990 के नेपाल संविधान से लिया गया है, दूसरा कॉलम नेपाल के हालिया अंतरिम संविधान से लिया गया है। 1990 का नेपाल का संविधान, भाग 7 कार्यपालिका, अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश मंत्रिपरिषद में निहित होगी। 2015 का नेपाल का संविधान, भाग 7 संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 75 कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है और क्यों? हमारा उत्तर होगा 1990 के नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च शक्ति राजा के पास रहेगी क्योंकि वह एक राजतंत्र था। 2015 का नेपाल का संविधान लोकतांत्रिक राज्य का संविधान है। इसमें अंतिम सत्ता जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी मंत्रिपरिषद में निहित है। चूँकि संविधान एवं कानून में भी यह व्यवस्था कर दी गई है, अतः नेपाल को एक नए संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 3, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? हमारा उत्तर होगा, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो वे सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहला है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। हमारा उत्तर होगा पहले में क में, इस स्थिति में महिला शिक्षक अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक महिला शिक्षकों के विचारों का सम्मान करना इसलिए आवश्यक है ताकि बहुमत की निरंकुशता से अल्पसंख्यकों का नुकसान न हो। दूसरा है ख, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे, इस स्थिति में बौद्ध धर्मावलंबी अल्पसंख्यक हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों के विचारों का सम्मान करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि अंतर सामुदायिक वर्चस्व की स्थापना नहीं हो। तीसरा है ग, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। यहाँ हमारा उत्तर होगा, इस स्थिति में मांसाहारी कर्मचारी अल्पसंख्यक हैं। इस स्थिति में मांसाहारी कर्मचारी अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि खान पान में अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से वर्जित हैं। प्रश्न 4 है ग, 50 विद्यार्थी की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, इस स्थिति में 10 विद्यार्थी जो संपन्न परिवारों से नहीं हैं वे अल्पसंख्यक हैं। इस स्थिति में विपन्न परिवारों के बच्चों के विचारों का सम्मान करना इसलिए आवश्यक है कि उन्हें गरीबी के कारण किसी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में कुछ मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। मुख्य आयाम दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला है संघवाद। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, संघवाद में राष्ट्रीय स्तर के फैसले केंद्रीय सरकार लेती है और प्रांतीय स्तर के फैसले प्रांतीय स्तर की सरकार लेती है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य शासन का तीसरा स्तर है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए सूचियों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बनाएगी। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों का बंटवारा 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में कर दिया गया है। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तीसरा है मौलिक अधिकार। इसमें हम लिखेंगे, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को
राज्य की सत्ता के मनमाने एवं निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। प्रत्येक नागरिक इस स्थिति में है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पहल कर सकता है। और चौथा है संसदीय शासन पद्धति। इसमें हम लिखेंगे सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। छठा प्रश्न है उन भारतीय राज्यों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से मिलती हैं। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। सबसे पहला हमारा उत्तर होगा बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भूटान की सीमा से लगने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।